Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about springs. स्प्रिंग आप सबने कहीं ना कहीं देखा है, जैसे आपके पेन के रिफल के साथ होता है या आपकी साइकिल की जो सीट है जो पुराने जमाने में आते थे उनके नीचे लगे होते थे स्प्रिंग्स, आपको एक शॉकर वाली फीलिंग देने के लिए। और बहुत मशीन्स में स्प्रिंग्स एज ए रीस्टोरिंग एजेंट यूज होते हैं। मैं रीस्टोरिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोज करो कि किसी चीज ने एक्सटेंड होके या कंप्रेस होके कहीं पे जाना है, लेकिन जब उसको वापस अपनी जगह पे आना है तो वो स्प्रिंग ही लाएगा। एग्जांपल के तौर पे आपके जो व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स के रिम के इंटरनल साइड पे ब्रेक लैडर्स होते हैं। जब आप ब्रेक दबाते हो तो वो बाहर को एक्सटेंड होते हैं और रिम के साथ जुड़ के फ्रिक्शन ऑफर करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इधर से ब्रेक छोड़ते हो उन लैडर्स को रिम से वापस पीछे आना होता है, तो उनको वापस खींचने का काम भी वहां पे कौन करता है? स्प्रिंग करता है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्प्रिंग्स। अब जो स्प्रिंग होते हैं यूजुअली मैं इस तरह से बना सकता हूं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस वैसा ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने का जब ये ओरिजिनली पड़े थे। जैसे भी सपोज कोई स्प्रिंग ऐसे पड़ा है, आपने इसको पकड़ के खींच दिया तो आपने इसको इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से किसी नई पोजीशन में ला दिया, किसी नई कॉन्फ़िगरेशन में ला दिया। तो जब उस कॉन्फ़िगरेशन से आप इसे छोड़ोगे तो इसके आपके काम करने से जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी वो पोटेंशियल एनर्जी इसको इसकी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में वापस ले आएगी। सो दिस केस स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग इज रिलेटेड विद द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बॉडी में जो स्टोर होती है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। बट द थिंग दैट आई वांट टू शो यू हियर इज कि अगर मैं इसको सपोज करो इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है नेचुरल लेंथ, जब इसको ना तो खींचा गया ना दबाया गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करके इसको खींचता हूं तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। लेट्स से इसमें जो एक्सटेंशन आई है वो कितनी आई है? X आई है, ठीक है। अब जब आप इसको छोड़ोगे, आपने फोर्स लगाई थी बाहर को, ये फोर्स मैंने बाहर को लगाई थी। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय मी, इसको खींचने के लिए बाहर को। लेकिन इसको वापस भी तो अपनी ओरिजिनल शेप में आना है, वही L। तो जब इसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना है, कौन लाएगा इसको? इसके अंदर कुछ तो पैदा हुआ होगा ना, उस चीज ने इसकी शेप को रीस्टोर कर दिया। तो हम उसको क्या नाम देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम देते हैं उसको? रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, अगर आपने बाहर को फोर्स लगाई थी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी बाहर को ही हुई थी। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के क्या लग रही है? अपोजिट लग रही है। इस चीज की नॉलेज हम एक साइंटिस्ट ने दी थी। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हुक। So we call this Hooke's law. What does Hooke's law states? According to Hooke's, ये जो restoring force होती है, F restoring, this is directly proportional to the displacement. ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना आप स्प्रिंग को ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा उस स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसको इक्वल रखना चाहूं और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, ठीक है, पहले तो सिंपल लिखना चाहूं तो इज इक्वल टू के डालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? इसको कई बार हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं या कई बार इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, राइट। के फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, अभी वेट करते हैं थोड़ा। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इट इज गोइंग टू बी माइनस के एक्स। अब आप सोचोगे माइनस क्यों डाला? आई एम टॉकिंग अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स हियर। मैं रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। रीस्टोरिंग फोर्स लग किधर को रही है? अंदर को। मैं डिस्प्लेसमेंट किधर को करवा रहा था? बाहर को। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। अगर अपोजिट है तो यहां पे कौन सा साइन डालना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन फ्रॉम द Hooke's law।
और जब भी किसी स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस या एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे इतनी रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ये तो था एक्सटेंशन का केस। अगर किसी को लग रहा है कि सर कंप्रेशन का भी कर लेते हैं एक बार, तो इसी स्प्रिंग को जब मैं अंदर को फोर्स लगा के कंप्रेस करूंगा तो ये स्प्रिंग छोटा हो जाएगा, राइट। अब मैंने फोर्स किधर को लगाई है, अब जो मैंने फोर्स लगाई है वो अंदर को लगाई है। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय मी, ठीक है। अब जब इसको छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग किधर को जाएगा, बाहर को जाएगा वापस, नेचुरली ये एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रही है, अपोजिट लग रही है। तो यहां से देखते क्या है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो अप्लाइड फोर्स या डिस्प्लेसमेंट की हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। तभी वो बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ओरिजिनल बनावट में ले आती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बनावट। अच्छा, थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं इस के के बारे में। ये के जो है ये दरअसल आपको स्प्रिंग के हार्ड या सॉफ्ट होने की स्टोरी बताता है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कैसे बनाई ये डेफिनेशन, अरे लिखा तो है अभी, F इक्वल टू के एक्स है ना, तो के यहां से क्या बन गया, F बाई एक्स, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो वहीं से है ये डेफिनेशन, ठीक है। ऐसा यूनिट बनाने की कोशिश करो, फॉर्मूला F बाई एक्स। ऐसा यूनिट बनाना चाहे तो क्या बनेगी, यहां से फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होगी मीटर, सो न्यूटन पर मीटर। सीजीएस देखे तो डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो फोर्स का होता है mlt माइनस 2, याद होगा। डिस्प्लेसमेंट का होता है l, कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, ml0 t माइनस 2। और k की जो वैल्यू है ये आपको स्टिफनेस मतलब शक्ति या सॉफ्टनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में बताती है। अगर कोई प्रैक्टिकली पूछ लेना कि मेरे लिए किस काम का ये के का वैल्यू, के की वैल्यू अगर लार्ज होगी इसका मतलब स्प्रिंग उतना ही ज्यादा टाइट होगा, हार्ड होगा, स्टिफ होगा, उसको खींचना उतना ही ज्यादा मुश्किल। जितना के ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी टू प्रोड्यूस एक्स एज ए डिस्प्लेसमेंट। अगर स्प्रिंग वही सॉफ्ट होगा तो उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आपको करने के लिए, क्योंकि उसका के स्मॉल है तो एफ कम लगानी है। बात समझ रहे हो। तो के की जो वैल्यू है वो स्प्रिंग की सॉफ्टनेस या हार्डनेस के बारे में बताती है, राइट। इफ के इज लार्ज इट मींस स्प्रिंग इज स्टिफ और हार्ड, इफ के इज स्मॉल इट मींस स्प्रिंग इज सॉफ्ट। चलिए, ये तो हो गया सारा के बारे में डिस्कशन या हुक्स लॉ के बारे में। अब इसको यूज करके हमें कॉन्सेप्ट तो अपना वही करना है जिसके ऊपर हम थे। हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की हमने डिस्कस करनी है +1 में, एक तो पोजीशन की वजह से, एक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। पोजीशन की वजह से कौन सी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी कौन सी डिस्कस करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके रिलेटेड होती है, स्प्रिंग के रिलेटेड होती है। तो हम कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेशन और एक्सटेंशन। किसी स्प्रिंग के अंदर उसको दबाने या उसको खींचने से जो एनर्जी पैदा होती है या जो फोर्स पैदा होता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स या ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अभी इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए मुझे एक सिस्टम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैं सपोज कर लेता हूं कि कोई वॉल है, दीवार है कोई, और ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर है। स्मूथ फ्लोर का मतलब फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, 0। तो मैंने यहाँ पे एक बॉडी रखी और इस बॉडी को यहाँ पे एक हुक लगा के एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। अभी जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आप समझ रहे हो। बॉडी का जो मास है वो m है। इस टाइम पे जहां पे ये बॉडी पड़ी है इसके स्प्रिंग में ना तो कोई खिंचाव है ना दबाव है, मतलब ना कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है, नेचुरल लेंथ में पड़ा है। तो यहां पे
एक्स की वैल्यू क्या है, 0। बात समझ में, ठीक है। इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि आपने ना तो इसकी शेप चेंज की ना कुछ और किया। अभी आप क्या करते हो, इसको यहां से उठा के, मैं डॉटेड ही ड्रॉ करूंगा क्योंकि हमें इमेजिन करना है, यहां पे रख देते हैं। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x। जब आप इसको खींच के यहां पे रखोगे, आपने अप्लाइड फोर्स उधर को लगाई होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग खिंच गया, इसकी शेप चेंज हो गई, तो इसके अंदर क्या पैदा हो गई, एक रीस्टोरिंग फोर्स। आपकी अप्लाइड फोर्स उस तरफ है और इसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करेगी, वापस x = 0 पे लाने की कोशिश करेगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये यहां पे नहीं ठहर पाएगा, दूर ले गए, छोड़ा वहां से, वापस यहां पे आके नहीं रुक पाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे ओवरशूट कर जाएगा और कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, जब तक इसकी एनर्जी लॉस्ट नहीं हो जाती। अगर फ्रिक्शन होगा, जो कि एक्चुअल में होता है, तो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगी और ये वापस यहां पे आके रुक जाएगा। दिस इज द स्टोरी। अभी मेरे को एक बात बताओ, आपने इसको थोड़ा सा मूव करवाने के लिए, कितना वर्क किया, वर्क डन इन मूविंग द स्प्रिंग बॉडी सिस्टम। इसको पता है क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बॉडी सिस्टम बोलते हैं। स्प्रिंग बॉडी सिस्टम बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट ले लो, कितनी, dx। तो आपके द्वारा किया गया काम, मैं रिस्टोरिंग फोर्स की नहीं बात कर रहा, आपके द्वारा जो किया गया काम है वो क्या होगा, f dx cos of 0। क्यों, आप लेके भी बाहर को गए, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर को हुई, फोर्स भी बाहर को लगी, आपकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिस्टोरिंग का देखना होगा तो जितना अप्लाइड का होगा उसका नेगेटिव कर देना, वो रिस्टोरिंग का हो जाएगा। तो मुझे एक का करने की जरूरत है, तो ये बन जाएगा f dx, ठीक है। अभी ये f की वैल्यू कितनी होती है बाय हुक्स लॉ, kx dx। अगर आप कहो कि रिस्टोरिंग भरो सर, तो मुझे यहाँ पे cos 180 लेना होगा, जो मर्जी भर लो। अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स के लिए देख रहा हूं जो कि मेरी अप्लाइड के बराबर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर यहाँ पे लिखूंगा तो वैल्यू भी -kx पुट होगी और यहाँ पे cos 180 आ जाएगा। क्यों, रिस्टोरिंग अंदर को है, डिस्प्लेसमेंट बाहर को है, अल्टीमेटली दोनों नेगेटिव, फिर क्या बना देंगे, पॉजिटिव। सो यू नीड नॉट टू वरी कि आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे रिस्टोरिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली यही रिजल्ट आना है आपके पास, चाहे जो मर्जी करो, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन निकालना है अगर, तो अपने को पता है टोटल वर्क डन जो तो होगा वो सारे छोटे छोटे वर्क डन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ऐसे थोड़े थोड़े dx के लिए जो काम किया होगा। तो आपने इसको अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पोजीशन से x = 0 से x तक मूव करवाया है, बस वैल्यूज भर दो। dw की वैल्यू क्या है, kx dx। अगर मैं यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, k तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x⁻⁴ dx बचेगा। फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या बचेगा, k बाहर, x⁻⁴ dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। अब ऐसे क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन करने का अपने पास फॉर्मूला है, यही तो होता है। तब तो याद हो गया होगा, मैंने कहा था एक ही फेमस फॉर्मूला है जो बार बार यूज होगा, ठीक है। तो x की पावर 1 है, कितनी बन जाएगी, 1 + 1 / 1 + 1, ये बन जाएगी x²/2। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से x तक। 2 चाहे पहली बार निकाल लो, चाहे अंदर रख के सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के x²/2, क्योंकि x ही वेरिएबल है, उसकी जगह अपर लिमिट भी x है खुद, फिर x वेरिएबल है, लोअर लिमिट है 0, तो 0²/2। अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये वर्क ½ kx² बचेगा। दिस वर्क जो कि आपने किया गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और ये कितनी बन जाती है, ½ kx²। ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब कोई कहे कि सर आप 0 से x तक मूव करवा रहे हो, मुझे तो बीच की कोई दो पोजीशंस के बीच में लेके जाना है, जैसे यहाँ पे xi है और यहाँ पे xf है, मुझे तो xi और xf के साथ काम करना है, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ x, फाइनल पोजीशन ऑफ x। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके लिए, यही जो वर्क डन है
यही वर्क डन के एक्सप्रेशन की लिमिट्स जो होंगी खाली वो चेंज होगी, xi टू xf, xi टू xf, xf स्क्वायर बाय 2 माइनस xi स्क्वायर बाय 2। तो अल्टीमेटली बिटवीन एनी टू पोजीशंस अगर यही फॉर्मूला आपको कहा जाए तो इसके बाद बस एक स्टेप लिख दोगे, xi एंड xf, खाली लिमिट्स ही बदलनी है, ठीक है। तो यहां से वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। और यही वर्क डन उस स्प्रिंग की क्या चेंज कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क विल गिव यू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ मुश्किल नहीं है यहां पे। हालांकि ये जो x है बस ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो कई बार x के साथ किताबों में जो सिंबल है वो mb दिखेगा आपको, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट यू कैन ब्रिंग। इसके बाद करोगे तो स्प्रिंग डैमेज ही हो जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। वो हम 7th यूनिट में पढ़ेंगे वो चीजें, उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। एक लिमिट तक खींच सकते हो आप चीजों को, उसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, उसमें फिर रिस्टोरिंग का कंसेप्ट नहीं बचता। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको किसी और मेथड से भी डिराइव किया जा सकता है, ग्राफिकल मेथड से कर सकता हूं। कैसे? हुक्स लॉ का ग्राफ बना सकता है कोई। तो तुमने 10th क्लास में y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है ना, y इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है ना। अगर c 0 है तो y इज इक्वल टू mx बच जाता है। फिर m क्या होती है, स्लोप। पॉजिटिव है तो कुछ और तरह से ग्राफ बनेगा, नेगेटिव है तो कुछ और तरह से बनेगा। इफ m इज पॉजिटिव, जैसे y इज इक्वल टू सिंपली मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, m की स्लोप अगर नेगेटिव है तो ये ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। अगर यही स्लोप पॉजिटिव होती है उसकी तो ये ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है, ऐसा। ये किया है हमने टाइम। तो अगर मैं आपको f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दूं तो कैसा बनेगा वो ग्राफ। ग्राफिकल मेथड से भी देख लेते हैं एक बार, नई चीज है आपके लिए तो थोड़ा आहिस्ता से सीखें। हुक्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यहां पे अगर हुक्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, वैसे मैं बताऊंगा कि कई किताबों में ग्राफ वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में भी बना लेता है, जिसका सिंपल सा कारण ये है कि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होता है। मैं यहाँ पे चलो साथ में नेगेटिव डायरेक्शन भी लेके चल रहा हूं, तो यही ग्राफ बनाओगे ना तुम ओरिजिन से पास करता हुआ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट, जिसमें इस तरफ क्या है, फोर्स है, और इस तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अभी जरा इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करो, कहां तक, यहां तक। मैक्सिमम तुम उसे यहां तक खींच सकते थे, और इसको तुमने क्या बोल दिया, xm। सो द मैक्सिमम एक्सटेंशन दैट यू कैन कॉज। इसका एरिया निकालो जरा, क्या निकलेगा एरिया इसका, इस ट्राइंगल का एरिया। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं तो सब पॉजिटिव लेके चलेंगे, या नेगेटिव भी लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। आगे f किसके बराबर होता है, kx के, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलो, या एक नेगेटिव यहां ले लो, एक नेगेटिव f के साथ आ जाएगा बाद में, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव। f की जगह kx सम पुट हो गया, xm इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन रहा है, हाफ के xm का स्क्वायर। और ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तुमने सीखा था कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, पहला लेक्चर याद करो वर्क पर एनर्जी का। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें तुम्हें हमेशा क्या देता है, वर्क डन देता है। और यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। फर्स्ट लेक्चर याद आ गया होगा, 4 टाइप के न्यूमेरिकल थे वर्क के, उसमें एक टाइप ये भी थी कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है उसका एरिया हमेशा क्या देता है, वर्क देता है। तो ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो तुम। 2 तरीके हो गए,
हाफ के एक्स स्क्वायर डिराइव करने के। एम का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो जहां तक एक्स तक मैं लेके गया था। अभी अपने को ये भी प्रूव करना है, मतलब डिस्कस कर सकते हैं इसको थ्योरेटिकली, कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, हुक्स फोर्स F = x, ये कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है? हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि जो वर्क डन है या क्या दो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है व्हाटएवर, ये किसके बराबर है? हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? अगर आप एक स्प्रिंग को इनिशियल पोजीशन से लेके गए कहां तक? फाइनल तक, और वापस उसको वहीं पे ले आए, तो इसका मतलब आपकी एक्स आई और एक्स एफ क्या हो गए? बराबर हो गए। जब आप वापस एक कंप्लीट टर्न गए फॉर वन साइकिल, ये आपके बराबर हो गए डिस्प्लेसमेंट्स। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। तो पहली बात तो यहीं से दिख रहा है कि जो वर्क डन है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पोजीशन डिपेंडेंट। एक्स एफ की क्या पोजीशन है ओके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स आई की पोजीशन क्या है ओके विद रिस्पेक्ट, या जो भी आप ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट 0 पॉइंट लेके चल रहे हो, वो उनसे कितने डिस्टेंस पे हैं ये पॉइंट्स, नॉट पाथ। तो यहां से पॉइंट डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो यहीं से पता चल जाता है। दूसरा, फॉर ए क्लोज्ड साइकिल वर्क डन क्या हो गया? 0। ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी थी? कंजर्वेटिव फोर्स की थी, कि ऐसी फोर्सेस जिनके लिए किया गया काम ओवर ए कंप्लीट साइकिल या तो 0 हो जाए, या वो किस पे डिपेंड करे? एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करे। तो यहां से दोनों तरह से पता चल रहा है कि एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, दूसरा ओवर ए क्लोज्ड पाथ 0 होता है। तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है डिस्कस करो। तो लास्ट थिंग टू बी डिस्कस टुडे इज कंजर्वेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल। इसकी कंजर्वेशन में बस एक तो वेरिएशन देख लेंगे एनर्जी की, कुछ फॉर्मूलाज आ जाएंगे, और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, डिफरेंट बना लेता हूं कुछ, जैसे यहां पे ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया, 3 डिफरेंट सिचुएशंस बनेगी। जब ये सिचुएशन है, इसको मैं यहां से आगे भी ले लेता हूं, क्योंकि ये तुम्हें हर बार एज ए रेफरेंस दिखना चाहिए। दिस इज x = 0 पोजीशन। जब यहां पे है बॉडी, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। फिर दूसरी बार मैंने इसको क्या किया, जब यहां पे था एट इक्विलिब्रियम, ये कौन सी पोजीशन है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट था स्प्रिंग का वो क्या था? 0। तो इसका मतलब यहां पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो क्या होगी? 0। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? 0। अभी मैंने इसको यहां से यहां तक खींच के रख दिया। अब जब आपने वो स्प्रिंग खींचा तो उसमें क्या पैदा हो गई? एक्सटेंशन पैदा हो गई। और ये आपकी कौन सी पोजीशन थी? एक्चुअली मैं एक तीसरी भी ड्रॉ कर ही देता हूं यहां पे, फिर दोनों का एक इकट्ठा केस बना दूंगा। द थर्ड पोजीशन इज कि जब इसको यहां से छोड़ेंगे, यहां तक लाते लाते इसमें सिर्फ ये फर्स्ट एक्सट्रीम है, ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे लाके छोड़ूंगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो चुकी होगी, और इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है, क्योंकि आपने इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जब आप इसको छोड़ोगे तो ये वापस ओ पे आने की कोशिश करेगी, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ओ पे तो नहीं रुकेगी, ये अंदर को ओवरशूट कर जाएगी। किस डिस्टेंस पे? जिस डिस्टेंस तक आप इसको लेके गए थे, माइनस ऑफ एक्सएम। तो यहां पे स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों पोजीशन कौन सी पोजीशंस हैं? एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, वो या तो प्लस एक्सएम है या माइनस एक्सएम है। दोनों ही केसेस में
अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो तो हाफ के एक्सएम स्क्वायर आएगी। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? पॉजिटिव पुट कर दो एक्सएम स्क्वायर तो भी प्लस बनना है, नेगेटिव पुट कर दो तो भी प्लस बनना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, अभी जब वहां से छोड़ेंगे, जब वहां से छोड़ा होगा ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। इस पॉइंट को पकड़ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, मैंने छोड़ा, ये मूव करने लगा, धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगी? काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगी। ओ तक आते आते इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि नेचुरल लेंथ में आ गया था। तो इस स्टेज पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। और जब ये वापस इस एक्सट्रीम तक आएगा, ओ से बी तक, ओ तक आते आते मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई, ओ से बी तक जाते जाते फिर ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होने लगा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स वो नहीं चाहती, तो उसके अगेंस्ट काम हो रहा है, तो ये स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर v कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। b तक आते आते बिल्कुल रुक जाती है बॉडी, इसका मतलब b तक आके इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, 9th क्लास में याद आ रहा होगा पेंडुलम, पेंडुलम के केस में 9th स्टैंडर्ड में तुमने सेम पढ़ा था। जब पेंडुलम को एक एक्सट्रीम पे ले जाया जाता है, यहां से छोड़ा जाता है, तो इस एक्सट्रीम से ये दूसरी एक्सट्रीम तक जाता है, फिर वापस, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्सट्रीम से चल के जब मीन तक आता है, चाहे यहां से यहां आए, चाहे यहां से यहां आए, तो वहां पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है मीन पोजीशन पे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द सिचुएशन व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कौन सी होंगी? एक्सट्रीम पोजीशंस। Which are the positions which correspond to maximum kinetic energy, तो वो कौन सी होगी? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। इन बिटवीन क्या होगा? इन बिटवीन क्या होगा? पार्शियली काइनेटिक, पार्शियली पोटेंशियल। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो कहां से आएगी? पोटेंशियल से आएगी। कहां से आएगी? पोटेंशियल से। तो एट एक्सट्रीम्स, यू कैन से, नहीं एक्सट्रीम्स पे नहीं, इसको मीन पे लिखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूमेरिकल में कहीं अपने काम आ सकता है। एट मीन पोजीशन इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, वो सारी कहां से आ रही है? एक्सट्रीम से आ रही है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, जो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, ये मीन पोजीशंस पे है। रिलेट कर पा रहे हो? तो यहां से मीन पोजीशन पे आके किसी बॉडी की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी एट मीन पोजीशन जो अगर पूछी जाए आपसे, तो हाफ से हाफ कैंसल, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगी √k/m, और साथ में क्या आ जाएगा? x मैक्सिमम। इस फॉर्मूला से आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाता है इन बिटवीन एट एनी पोजीशन। माने बीच में कहीं भी xi xf हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या जब डिस्प्लेसमेंट xm ना होके कोई डिस्प्लेसमेंट x हो, तो उस टाइम पे जो इसकी टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग तो खिंचा हुआ है, तो अब उसमें सिर्फ कौन सी होगी? पोटेंशियल होगी। तो इसके पास जो भी एनर्जी होगी, क्योंकि वो मूव भी कर रहा होगा, तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगी। ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। और एट एनी पोजीशन एक्स इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन लगेगी यहां पे। जो एनर्जी है उस वक्त पे बॉडी के पास, वो कुछ काइनेटिक से आई है, कुछ पोटेंशियल से आई है। तो एनर्जी एट एनी पॉइंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन बाय सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां से भी आप स्पीड निकाल सकते हो, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस xm आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसल। अगर आप यहां पे भी देखना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, वो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ दिस इज गोइंग टू
2 कैंसल, k बाय m एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी टोटल एनर्जी, यहां पे एक मिस्टेक है, टोटल एनर्जी देख रहे थे, टोटल एनर्जी स्प्रिंग के पास सिर्फ काइनेटिक है, जब वो एक्सट्रीम्स पे है तो मैक्सिमम एनर्जी उसके पास इतनी है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स एम, दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में से कम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, एंड वी मस्ट कम आउट टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज स्पीड, तो यहाँ पे एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप यहाँ से इन बिटवीन किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हो और वहीं से उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या देखते हो, मीन पोजीशन पे क्या ज्यादा होता है, मीन पोजीशन पे उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे स्प्रिंग के पास क्या होती है, सिर्फ सॉरी मीन पे क्या होती है काइनेटिक और एक्सट्रीम पे क्या होती है सारी की सारी पोटेंशियल, इन बिटवीन क्या होता है दोनों का मिक्स। तो अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या बनेगा, ये देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इस तरफ आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करते हो, इस तरफ आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करते हो। अगर आप एनर्जी देखना चाहते हो तो तीन तरह की एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल। तो मीन पोजीशंस पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे अगर मैं यहां पे लूं, ये एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम बनेगी, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक। तो ये जो कर्व मैंने बनाई है ये किसकी बनाई है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होती है, जीरो, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए वो एक्सट्रीम्स पे तो होती है मिनिमम, क्योंकि वहां तक आते आते बॉडी स्लो हो जाती है, चाहे आगे बढ़ना हो चाहे पीछे आना हो, लेकिन मीन पोजीशन पे वो सबसे फास्ट होती है वो भी स्क्वायर, तो उसके केस में भी ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोलिक। तो ये कर्व किसकी है, काइनेटिक एनर्जी। हालांकि एट एनी पॉइंट दोनों में से किसी का भी सम करें, दोनों में से किसी का भी सम करें, टोटल एनर्जी वो क्या रहती है, हमेशा सस्टेन्ड रहती है। मतलब जितनी काइनेटिक कम होगी उतनी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग, थैंक यू।